नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की। और इससे पहले आप एक बात आपसे कह दूं कि अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी और मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो आज बात कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की। आप जानते हैं कि ये दोनों दल पहले भी हाथ मिला चुके हैं और चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन खासी कामयाबी नहीं मिली है। और खासकर लेफ्ट के वोट बैंक पर तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। और ये दोनों पार्टियां दरअसल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं पश्चिम बंगाल में। और विधानसभा चुनाव एक बार फिर मौका है इनके सामने अपने पैरों तले खिसकती ज़मीन को थामने की और उसे मजबूत करने की। हालांकि दावे तो लेफ्ट और कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, फिलहाल तो दावे खोखले ही लग रहे हैं। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी का कहना है कि यही गठबंधन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बन सकता है। दूसरी ओर लेफ्ट ने भी कहा है कि वो बीजेपी और टीएमसी से समान दूरी बनाकर चलेगी और दोनों उसके दुश्मन हैं और एक लोगों को विकल्प देगा ये गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट का। लेकिन अब इसके पहले 2011 में जब से लेफ्ट फ्रंट सत्ता से हटा है, उसके बाद से उसके पैरों तले की ज़मीन लगातार खिसकती रही है। और आप जानते हैं कि पिछली बार भी इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेफ्ट और कांग्रेस ने, लेकिन इसका नतीजा फ़ायदेमंद नहीं रहा था। खासकर कांग्रेस को तो कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन लेफ्ट को बहुत कम सीटें मिली थी। कांग्रेस को भी जो 44 सीटें मिली थी उसमें से भी कई लोग टूटकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब एक तरह से साइन बोर्ड बन गई है। कांग्रेस में भी कोई जनाधार वाला नेता नहीं बचा। अब सौमेन मित्र का भी निधन हो गया। एकमात्र अधीर चौधरी है जिन्होंने मुर्शिदाबाद का अपना किला संभाला था बहरमपुर का, लेकिन उसमें भी अब सेंध लग गई है। पिछली बार वहाँ भी दूसरे दलों के लोग जीते थे, लेफ्ट का तो कोई पिछली खाता ही नहीं खुला था लेफ्ट का पिछली बार। और लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस भी घटकर 6 से 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि इन दोनों के सामने अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। अब लेफ्ट में भी कोई ढंग का नेता नहीं बचा है। पिछली बार लोकसभा में दोनों के बीच कोई औपचारिक तालमेल तो नहीं हुआ था, लेकिन जगह जगह स्थानीय स्तर पर नेताओं ने तालमेल किया था और लड़ाई लड़ी थी। अब उसमें भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ था। बीजेपी ने लेफ्ट के वोट बैंक में ज़बरदस्त सेंध लगाई थी और अपनी सीटों की तादाद 2 से बढ़ाकर 18 तक कर ली थी। तृणमूल कांग्रेस को भी झटका लगा था, उसको बस 22 सीटें ही मिल पाई थी। तो तृणमूल और बीजेपी में सीधी टक्कर है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन इस टक्कर को तिकोना बनाने का प्रयास कर रहा है। और इन दोनों दलों के नेताओं का दावा है कि इस बार वो एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आएंगे। अब ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि क्या इनका दावा कितना सही साबित होगा, या फिर पहले की तरह ही इनके दावे में कोई दम नहीं होगा और किसी तरह कुछ सीटें जीतकर अपना नाम बनाए रखेंगे बंगाल की राजनीति में। और दोनों दल आप जानते हैं पहले ही राजनीतिक मुख्यधारा के हाशिए पर पहुंच चुके हैं। अब बस वजूद बचाने की लड़ाई है। जहां तक मुद्दे हैं, इन दोनों दलों में अभी औपचारिक रूप से अपने एजेंडे का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन बार बार कहते रहे हैं इनके मुद्दे भी वही हैं जो बीजेपी के मुद्दे हैं। मिसाल के तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भ्रष्टाचार और उगाही और सिंडिकेट और यही तमाम चीज़ें हैं। तोलाबाजी बार बार बीजेपी के नेता अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों के सहारे पिछली बार लोकसभा में पार्टी को काफ़ी सीटें मिली थी। तो इस बार बीजेपी तो मुख्य धारा में है, मुख्य चुनौतीकर्ता के रूप में सामने आई है, यही मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस के मुद्दों में एक मुद्दा जुड़ गया है, बीजेपी का जो सांप्रदायिक उसकी राजनीति है और ध्रुवीकरण की राजनीति है, धर्म के आधार पर जो राजनीति कर रही है, उसको अपना मुद्दा बना रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के नेता। और उनका कहना है कि ये भी सांप्रदायिक दल है और बीजेपी के
बंगाल में पांव मजबूत होने के साथ ही यहाँ दंगे हुए हैं। कई जगह हिंदू बनाम मुस्लिम धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है, तो दंगे हो रहे हैं। और इन नेताओं ने ममता बनर्जी को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी हों या सीपीएम के नेता सुजन चक्रवर्ती हों, इनका कहना है कि भाई ममता ने ही बीजेपी को बंगाल में पैठ दिलाई है। पहले ममता बीजेपी की सरकार में भी शामिल थी, मंत्री थी अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल के समय। तो इनका कहना है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसके जरिए ममता ने ही इसकी शुरुआत की थी और फिर बीजेपी भी इसी के जरिए आई और बीजेपी ने पांव जमाया और अब राज्य में राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण काफ़ी तेज हो गया है। ये भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है और बहुत ख़राब बात है। तो अब इन मुद्दों का आम लोगों पर कितना असर होगा, इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप जो बीजेपी लगाती है ममता बनर्जी की सरकार पर, वो मुद्दा भी लेफ्ट और कांग्रेस ने उठाया है कि ये तुष्टीकरण की नीति ममता ने जो अपनाई है, उसी की वजह से बीजेपी हिंदुओं को धर्म के आधार पर एकजुट कर रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। और इस सांप्रदायिकता का जहर पश्चिम बंगाल में ऐसे फैल रहा है जैसा इसके इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था पहले। कुल मिलाकर आप जानते ही हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की कहानी और पश्चिम बंगाल का मामला सबसे दिलचस्प है। एक तरफ ममता को अपना वजूद बचाने की चुनौती है, जीवन की सबसे कड़ी चुनौती से गुजर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। अमित शाह समेत बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कई लोग दावा कर चुके हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें पार्टी यहाँ जीतेगी और हम सरकार बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है और इसमें लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन इस मुकाबले को तिकोना करने का प्रयास कर रहा है। अब इसमें राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन मजबूत लड़ता है तो इसका फ़ायदा टीएमसी को मिल सकता है, क्योंकि टीएमसी का तो अपना अल्पसंख्यक वोट बैंक है, 27 से 30%, वो तो अटूट है। ममता उनके समर्थन से सत्ता में आई थी और फिर 2016 में भी सत्ता बनाए रखी थी। तो अगर ये मजबूत लड़ता है तो हिंदू वोटरों का खासकर बंटवारा होगा जो वोट बैंक है, और इससे नुकसान बीजेपी का हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये गठबंधन लेफ्ट और कांग्रेस का कितना मजबूत लड़ पाता है, क्योंकि पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन वोटों में काफ़ी गिरावट आई थी और सीटें भी काफ़ी गिरी थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं और राजनीति तो गर्मा ही रही है और कांग्रेस और लेफ्ट वाले भी दोनों पर समान हमले कर रहे हैं। अब उनके हमले का लक्ष्य और कितना गंभीरता से भेद पाते हैं अपने लक्ष्य को, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार ये लोग एक नए जोश के साथ लड़ रहे हैं। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इस पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा अब मुस्लिम वोटरों के लिए एक उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ रहे हैं। ये ममता के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन ये तो देखना है। कहा जा रहा है कि बिहार में ओवैसी की पार्टी को इसलिए कामयाबी मिली कि वहाँ उर्दू भाषी मुसलमान हैं, और लेकिन बंगाल में तो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, उन पर उसका असर नहीं होगा। हो सकता है किशनगंज से सटे इलाकों में कुछ असर हो तो हो, लेकिन ये तो तय है कि कुछ तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे ही। ये उनके लिए चिंता की बात है। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो रहा है, ये भी एक ममता के लिए चुनौती ही मान सकते हैं। बीजेपी की ओर से तो सबसे बड़ी चुनौती है ही। आगे क्या होगा ये आपको बताऊंगा आने वाली कड़ियों में। क्या क्या संभावनाएं, क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या बनते हैं, बिगड़ते हैं और ज़मीनी हालात कैसी है। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को पसंद करें और कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।